हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। थोड़ी थोड़ी पढ़ाई चल रही होगी आप सबकी। कुछ बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे होंगे, कुछ के कंप्लीट हो चुके होंगे, राइट। तो देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपने सिलेबस को। दैट इज द एग्रीगेट डिमांड की यूनिट को पढ़ेंगे। ओके, एग्रीगेट डिमांड के यूनिट में हमको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। हम स्लोली अपना बेस बनाएंगे एंड हाई लेवल पर चलते चले जाएंगे। बहुत ही बेसिक यूनिट है, बहुत स्कोरिंग यूनिट है, क्योंकि एक बार बेसिक्स क्लियर हो गए तो वो एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। Aggregate demand refers to the total value of final goods and services which all the sectors of an economy are planning to buy at a given level of income during a period of one accounting year. Basically सारे goods की जो demand होती है, सारे sectors जब सारे goods की demand करते हैं in particular year, उसको हम क्या बोलते हैं? Aggregate demand. All final goods and services, total value of final goods and services which all the sectors, मतलब सारे sectors of the economy demand करते हैं given level of income पे। definite बात है कि जितनी income होगी उतना ही demand कर पाएंगे during a period of one accounting year। तो 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा important है कि सारे goods को सारे sectors demand करते हैं, गिवन लेवल ऑफ इनकम पे करते हैं और एक अकाउंटिंग ईयर पे करते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मेरे दिमाग में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये एग्रीगेट डिमांड और फिर मार्केट डिमांड में क्या ये फर्क हुआ। लेकिन मार्केट डिमांड तो मैंने 11th में पढ़ा था और जो कि वो माइक्रो में आता था, और ये एग्रीगेट डिमांड है, ये तो हम मैक्रो में पढ़ रहे हैं। देखिए बच्चे, डिफरेंस क्या होता है एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड में, कि मार्केट डिमांड जो होती है वो सब लोग डिमांड करते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर कमोडिटी, राइट। एग्रीगेट डिमांड क्या है? सारी कमोडिटीज सारे लोग डिमांड कर रहे हैं। प्लानिंग टू बाय वहां पर भी था, प्लानिंग टू बाय यहां पर भी है। हम एक्चुअल पे बात नहीं करते। वन अकाउंटिंग ईयर वहां पर भी था, वन अकाउंटिंग ईयर यहां पर भी है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड मार्केट डिमांड इज कि वहां मैं एक कमोडिटी एट अ टाइम की बात करती थी, यहाँ पे मैं सारी कमोडिटी खरीद रही हूँ, सारे लोग उस चीज को डिमांड कर रहे हैं। दैट्स वाई एग्रीगेट डिमांड इज अ मैक्रो कॉन्सेप्ट एंड मार्केट डिमांड इज अ माइक्रो कॉन्सेप्ट। क्लियर है आपको एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसके कॉम्पोनेंट्स पे। 4 कॉम्पोनेंट्स होते हैं: कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। एक एक को आप डिटेल में समझते हैं। प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब क्या? जितने भी खर्चे हाउस होल्ड कर रहा है फॉर कंजम्पशन पर्पस, कि जितने भी कंजम्पशन पर्पस जो हम डेली रोज के खर्चे करते हैं, दैट इज सिंपल प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये किस पे डिपेंड करती है? दिस डिपेंड्स अपॉन डिस्पोजेबल इनकम। नाउ व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम? डिस्पोजेबल होता क्या है? वैसे इन जनरल डिस्पोजेबल क्या होता है? जिसको हम यूज एंड थ्रो करते हैं, राइट, उसको डिस्पोजेबल बोलते हैं। तो डिस्पोजेबल इनकम वो बची हुई इनकम होती है जिसको मैं रखती ही सिर्फ स्पेंड करने के लिए हूँ। मतलब उसमें से सेविंग्स हटा दो, उसमें से टैक्सेस हटा दो, बाकी जो बची हुई इनकम होती है जो मैं सिर्फ खर्च करने के लिए ही रखती हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पोजेबल इनकम। ओके, तो जितनी ज्यादा मेरी डिस्पोजेबल इनकम होगी उतना ज्यादा मैं खर्चा करूंगी। बट ऑब्वियसली बात है भाई, जितना पैसा ज्यादा होगा उतना ज्यादा हम डेली अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए खर्चा करेंगे। क्लियर है ये? सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब क्या? कि जितने भी प्राइवेट फर्म्स हैं जो कैपिटल गुड्स पे खर्चा कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स आपको पता ही होगा, इन्वेंट्री पे, आपकी मशीनरी पे, जितने भी कैपिटल गुड्स हैं उस पे अगर प्राइवेट फर्म्स कर रही हैं तो ही वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंडर आएगा। अगर गवर्नमेंट कोई भी खर्चा कर रही है ईदर ऑन कंजम्पशन गुड्स और ऑन कैपिटल गुड्स, जो भी बेसिकली पब्लिक की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से खर्चा करेगी, वो किसके अंडर आएगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंडर आएगा। चाहे अब गवर्नमेंट मशीन खरीदने में खर्चा करे, दैट विल बी अंडर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉट अंडर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये पोर्शन कुछ थोड़ा बचा है मेरे एक्सप्लेन करने, लास्ट में आऊंगी। नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब क्या? सिंपल एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ओके, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का एक मेजर मुद्दा बचता है जो कि पूरा बेस है चैप्टर का, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनॉमस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑटोनॉमस? आपने बहुत सुना होगा ये वर्ड और कुछ बच्चों के दिमाग में भी हो रहा होगा, यार ये वर्ड कहीं तो सुना है।
मैं बताती हूँ आपने कहाँ सुना होगा, आपने बहुत जगह ना कॉलेजेस के ब्रैकेट में लिखा हुआ देखा होगा ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस वर्ड का मतलब क्या होता है, जिसको किसी से फर्क नहीं पड़ता वो होती है ऑटोनॉमस। सपोज द ऑटोनॉमस कॉलेज, तो वो क्या है, उसको यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने एग्जाम्स खुद कंडक्ट कराती है, अपना पेपर खुद बनाती है, खुद चेक करती है, दैट इज एन ऑटोनॉमस कॉलेज, राइट। यहां पर ऑटोनॉमस का क्या मतलब है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑटोनॉमस है, इसको किसी से मतलब नहीं है। जैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को डिस्पोजेबल इनकम से फर्क पड़ता है कि अगर डिस्पोजेबल इनकम होगी तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, वैसे इनका कहना है भाई मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, लेवल ऑफ इनकम बढ़ाते जाओ, मैं कांस्टेंट ही रहूंगा। तो अगर मुझे इस चीज को कांस्टेंट बोलना है तो क्या मैं आई के ऊपर ऐसे बार लगा सकती हूँ, क्योंकि यही तो कांस्टेंट का डिनोशन है, राइट। तो हमने अज्यूम करा हुआ है। अच्छा, एक चीज और बच्चे समझ लेते हमेशा ही इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस होती, नहीं बच्चे, हम इकोनॉमिक्स में हम बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हम कुछ चीज अज्यूम करते हैं। तो हमने एडी पढ़ते टाइम अज्यूम किया है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑटोनॉमस है, इसको लेवल ऑफ इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेवल ऑफ इनकम 0 हो जाए, लेवल ऑफ इनकम 100 हो, लेवल ऑफ इनकम 1000 हो, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर अगर 20 है तो वो 20 ही रहेगा, 20 करोड़, 20 lakhs, वॉट एवर द वैल्यू इज, राइट। सो मैं इसको आई के ऊपर बार लिख सकती हूँ, ओके। अच्छा, अब ये कॉम्पोनेंट्स है एडी के, तो एक बार मैं इसको मिटा रही हूं, अगर ये कॉम्पोनेंट्स है तो इन सबको प्लस होकर तो एडी आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये क्या तैयार हो गया मेरा एडी का फॉर्मूला, राइट। लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो 2 सेक्टर की ही सिर्फ पढ़ाई है, हमको चारों सेक्टर की पढ़ाई नहीं करनी। जैसे हमने सर्कुलर फ्लो में भी 2 ही सेक्टर पढ़े थे, यहाँ पे भी मुझे 2 ही सेक्टर पढ़ने हैं, तो मुझे पढ़ाई कहाँ तक रोक देनी है, सिर्फ सी प्लस आई तक, इसको भूल जाइए। लेकिन बच्चे जनरली गलती यही करते हैं, मैम 2 ही सेक्टर है ना, तो गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स के बारे में मैं पढ़ाई क्यों करूँ। बच्चे जब कॉम्पोनेंट्स ऑफ एडी लिखने आएगा तो चारों ही लिख कर आइएगा, आपको जो डिटेल्ड में पढ़ाई करनी है वो सिर्फ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट तक लिमिटेड है, क्लियर है। चलिए तो देखते हैं एडी को सिर्फ 2 सेक्टर में डिटेल में, राइट। 2 सेक्टर में क्या है, ये सी प्लस आई है, ओके। इनकम ये है 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। अच्छा, अब एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी, दैट इज द ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अभी हम ऑटोनॉमस का मतलब पढ़कर आए। ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब 0 लेवल ऑफ इनकम पर मैं कितना कंज्यूम कर पा रही हूँ। आज मेरे पास कोई इनकम नहीं है, फिर भी हम कंज्यूम तो करते ही हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कोविड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। बहुत घरों में इनकम 0 हो गई थी, लेकिन क्या कंजम्पशन रुक गया था? नहीं ना, अपनी पास सेविंग्स में से कंजम्पशन चल रहा था। तो 0 लेवल ऑफ इनकम पर जितनी भी कंजम्पशन चलती है, दैट इज नोन एज दी ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ओके, कंजम्पशन बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट क्या होगा? इन्वेस्टमेंट आपका ऑटोनॉमस होगा। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे 20 ले लेती हूँ, सारी चीजें करोड़ में चल रही है। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? इसको इनकम से कोई लेना देना नहीं है, इनकम इसकी बढ़ भी रही है तो इन्वेस्टमेंट मेरी उतनी ही रहेगी, 20 20 20 20 20 20। देखिए, कंजम्पशन जो है वो इनकम के साथ बढ़ेगी, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करती है? डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप देख रहे हैं इनकम बढ़ रही है, वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होगा, मैम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट था तो आपने पूरे में सेम ले लिया, लेकिन ऑटोनॉमस कंजम्पशन आप सिर्फ बोल रहे हो 0 लेवल ऑफ इनकम पर। हाँ जी, ऐसा ही है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन वर्ड का मतलब ही होता है कि कंजम्पशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो होना ही है, अगर इनकम ऑफ लेवल ऑफ इनकम मेरी 0 है तो भी। ओके, क्लियर है? तो अब एडी क्या होगा? सी प्लस आई। सी प्लस आई इसको मैं हॉरिजॉन्टल समेशन अगर कर दूं तो 220, 300, 380, 460, 540। ओके, अब हम ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं। पहले मैं कंजम्पशन का ग्राफ बनाना चाहूंगी। 0 लेवल ऑफ इनकम पर कितना है? 40, 100 पर कितना है? 120, 200 पे कितना है? 200, 300 पे कितना है? 280, 400 पे कितना है? 360 एंड सो ऑन। ओके, ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट का ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? इन्वेस्टमेंट का ग्राफ ये 20 मान रही हूँ, सारी लेवल पे सेम है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये मेरा इन्वेस्टमेंट का ग्राफ है। एडी का भी साइमल्टेनियसली ड्रॉ करिए, आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करिए, फिर मिलते हैं।
ऐसा कुछ ग्राफ प्लॉट हुआ है, देखिए इन्वेस्टमेंट का पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आपका कंजम्पशन का ग्राफ पॉजिटिव स्लोप होगा, एडी का ग्राफ और पॉजिटिव स्लोप ही होगा पैरेलल टू कंजम्पशन का ग्राफ। इतना आपको क्लियर है? अगर इस ग्राफ में मुझे ऑटोनॉमस कंजम्पशन को मार्क करना पड़े तो क्या मार्क करूं? मैं इसको यहाँ पे एडी इधर पे रब कर रही हूँ, क्या मार्क करूं मैं? 40 मेरी क्या हुई ऑटोनॉमस कंजम्पशन ना, तो यहाँ से मेरी ये 40 था, तो ये जो है ये मेरी क्या है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जिसको मैं किससे डिनोट करती हूँ? सी बार। देखिए कैसा सी बनता है, इसमें छोटा सी बनता है, बड़ा सी नहीं बनता है। सेफर साइड के लिए ना मैंने यहाँ पे पीछे से थोड़ी सी पूछ निकाल दी है, कुछ बच्चे ऐसा सी बना के आएंगे, दिस इज नॉट ऑटोनॉमस कंजम्पशन का डिनोशन, तो एग्जाम में नंबर मत कटवा लीजिएगा, स्मॉल सी के ऊपर बार, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इतना क्लियर है आपको? जिन बच्चों को इतना क्लियर नहीं है पहले यहाँ पे वीडियो पॉज करिए, अपने डाउट्स जो है वो कमेंट्स में डालिए, फिर ही आगे मूव करिएगा, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। ओके, हमने इस पूरे ग्राफ से क्या ऑब्जर्व किया? हम इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स चलिए लिखते चले जाते हैं। सबसे पहला क्या है? AD इज इक्वल टू सी प्लस आई है, 2 सेक्टर है। सबसे पहले तो मैंने यही ऑब्जर्व किया कि भाई मैं सिर्फ 2 सेक्टर की बात कर रही हूँ। सेकेंड क्या किया कि पॉजिटिव कंजम्पशन even when income level is 0, कि कंजम्पशन तो पॉजिटिव ही रहेगा जब अगर इनकम लेवल भी 0 है। देखिए इनकम लेवल 0 है तो हम लेकिन सस्टेनेंस के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए तो जीते ही हैं, कंजम्पशन करते ही हैं। कहाँ जाओगे? दाल रोटी कपड़ा मकान तो चाहिएगा ही ना कंजम्पशन के लिए। तो दैट इज दिस पॉइंट, पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम लेवल इज 0, इसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। 2 ही तरीके से मीट आउट हो सकती है, या तो आपके पास पास सेविंग्स होती है उससे, या तो आप बोरो कर लोगे, या तो आप अपना कोई एसेट बेच दोगे, तब आपके पास पैसा आ जाएगा। क्लियर है? थर्ड पॉइंट हमने क्या ऑब्जर्व किया? स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व कैसी है? पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या होता है कि जो भी एक्सेस पे प्लॉटेड है उन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। दैट मीन्स इनकम और कंजम्पशन के बीच में क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन मतलब क्या? इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी मेरा बढ़ेगा। नेक्स्ट हमने क्या ऑब्जर्व किया? स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व। इन्वेस्टमेंट कर्व की स्लोप कैसी है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि वो ऑटोनॉमस है, उसको लेवल ऑफ इनकम से फर्क ही नहीं पड़ता। ओके, 4 पॉइंट हो गए, यहां पे मैं लिख देती हूं स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व। ओके, 5th पॉइंट स्लोप ऑफ एडी कर्व। एडी की स्लोप कैसी है भाई? अब ये देख लेते हैं। एडी की स्लोप भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब क्या कि इनकम और एडी जो है वो पॉजिटिवली रिलेटेड है, मतलब इनकम बढ़ेगी तो एडी बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई है। ओके, ये तो भाई अपनी जगह फिक्स्ड है, ये बढ़ रहा है तो ये भी तो साथ में बढ़ेगा ही ना, तो पॉजिटिव स्लोप हो जाएगी। क्या ये ओरिजिन से कभी स्टार्ट हो सकता है एडी? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कंजम्पशन कभी 0 नहीं हो सकता। तो कंजम्पशन कभी 0 नहीं होगा तो क्या वो कभी ओरिजिन से स्टार्ट होगा? नहीं होगा। क्या कंजम्पशन कर्व कभी ओरिजिन से स्टार्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 0 लेवल ऑफ इनकम पर मेरी हमेशा कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन रहने ही वाली है। तो कभी भी इन दोनों ग्राफ्स जो होंगे वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो सकते। अच्छा, नाउ द थिंग इज कि ये दोनों पैरेलल ही रहेंगे क्या हमेशा? हाँ जी, हमने क्योंकि अज्यूम कर रखा है इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरा ऑटोनॉमस है, तो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो इन्वेस्टमेंट ही तो है। AD इज इक्वल टू सी प्लस आई, राइट? तो AD और C को अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या बचता है? I ही तो डिफरेंस है ना। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज I, वो तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट होगा तो ये दोनों हमेशा पैरेलल ही रहेंगे।
क्लियर है आपको? ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर एडी ही समझ नहीं आएगा तो मैं एएस में मूव नहीं कर पाऊंगी, दैट इज द एग्रीगेट सप्लाई। तो किसी भी बच्चे को डाउट्स है, कुछ भी प्रॉब्लम है, फटाफट जाइए कमेंट बॉक्स पे अपने बेझिझक डाउट्स लिखिए, आई एम देयर टू हेल्प यू। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एग्रीगेट सप्लाई। थोड़ा सप्लाई साइड को भी पढ़ लिया जाए। लेट्स सी व्हाट एग्रीगेट सप्लाई इज। It refers to the money value of final goods and services that all the producers are willing to supply in an economy at a given time period. बड़ी सिंपल सी बात है। डिमांड क्या था कि जो कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई क्या होता है, प्रोड्यूसर साइड का कॉन्सेप्ट होता है कि सारे प्रोड्यूसर्स विलिंग है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, सप्लाई करने के लिए एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ओके, सारे प्रोड्यूसर्स सारे गुड्स बना रहे हैं। जैसे एडी में क्या था, सारे कमोडिटीज सारे लोग डिमांड कर रहे हैं, वैसे एग्रीगेट सप्लाई में क्या है, सारे प्रोड्यूसर्स सारी कमोडिटीज सप्लाई करना चाहते हैं। तो क्या मैं बोल सकती हूँ एएस को, एग्रीगेट सप्लाई और ऑल्सो नोन एज एएस फिजिकल टर्म में, कि टोटल आउटपुट को ही हम बोलते हैं। टोटल आउटपुट का जो मनी होगा वो किन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर में। लैंड से क्या मिलता है आपको, रेंट, लेबर से वेजेस, कैपिटल से इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर से प्रॉफिट, राइट। सब में ही बंटता है, और जिनमें बंटता है, जिनको पैसा मिलता है, उनकी क्या होती है, इनकम होती है। तो सबको ऐड अगर कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगा। तो क्या मैं बोल सकती हूँ एएस इज सेम एज नेशनल इनकम, या एएस नेशनल इनकम के बराबर है, राइट। अब देखते हैं, इनकम है मेरे पास तो मैं दो ही चीजें कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे नेशनल इनकम लिख देती हूँ ताकि आप बच्चों को थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाए। नेशनल इनकम को किससे डिनोट करते हैं हम, वाई से ही तो डिनोट करते हैं। ओके, तो इनकम है तो मैं दो ही चीजें कर सकती हूँ, या तो मैं कंजम्पशन कर सकती हूँ या तो मैं सेविंग कर सकती हूँ। दोनों में से एक ही चीज करूंगी, तीसरी चीज क्या करूंगी, राइट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ क्योंकि ये दोनों तो बराबर है, तो इनकम और एएस तो बराबर हुई। तो कैन आई से दिस, एएस इज इक्वल टू कंजम्पशन का सिंबल क्या, सी, सेविंग का सिंबल क्या, एस। कैन आई से दिस, और कैन आई ऑल्सो से दिस। कोई भी क्वेश्चन मुझे कभी भी काम आ सकती है। तो इनकम मेरी है, या तो मैं कंज्यूम करूंगी या तो मैं उसको सेव करूंगी। इनकम अब एएस के बराबर है, तो एएस भी इज इक्वल टू क्या हो गया, या तो मैं कंजम्पशन करूंगी या तो मैं सेविंग करूंगी। क्लियर है आपको थियोरेटिकल वाइज? देखते हैं इसको शेड्यूल और ग्राफ में। बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है, मैम क्या ये पूरा शेड्यूल याद करके जाना पड़ेगा? कोई रट्टाफिकेशन की बिल्कुल नीड नहीं है। इनकम ये लिखी, ऑटोनॉमस कंजम्पशन 40 एक याद कर लो, 80 80 80 बढ़ा देना, 40 में 80 ऐड किया, 120, 80 80 का गैप है देखो। अब सेविंग खुद निकाल लो, हमने अभी तक यही पढ़ा, C प्लस एस, तो सेविंग्स निकाल सकते हो, y माइनस सी इज इक्वल टू सेविंग्स बोल सकती हूँ। इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दो, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दो, 0, 20, 40, 60, 80। अब इन दोनों को प्लस कर दो, एएस को, C प्लस एस, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। लो जी, आपको तो मैंने शेड्यूल के साथ भी प्रूफ कर दिया एएस और इनकम बराबर होते हैं। ये लो, एक और फैक्टर आपका प्रूव हो गया। ओके, नाउ लेट्स प्लॉट द ग्राफ। यहाँ पर हम क्या लेंगे, इनकम दैट इज रुपीज इन CRs। यहाँ हम क्या लेंगे, एएस रुपीज इन CR, 0, 100, 200, 300, 400, 500। यहाँ पर भी 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। सिंपल है, 0 पे 0, 100 पे 100, 200 पे 200, 300 पे 300 एंड सो ऑन। आपकी क्या बन जाएगी, एक 45 डिग्री लाइन बन जाएगी स्ट्रेट, राइट। आप प्लॉट करके देखेंगे आपका पूरा स्ट्रेट ग्राफ जाएगा, ये आपका एएस कहला जाएगा। ओके, 45 डिग्री का क्या सिग्निफिकेंस होता है, कोई बच्चा मुझे बता पाएगा? बिल्कुल कमेंट सेक्शन में, आई एम वेटिंग फॉर यू, कि मैं देखना चाहती हूँ कौन बच्चा बता पाएगा कि 45 डिग्री का क्या सिग्निफिकेंस है, राइट। नहीं होगा, आपको कोई डाउट होगा तो मैं तो आपको क्लियर
करूंगी ही करूंगी। ओके, तो यहाँ पर मेरा एडी क्लियर हो गया, एएस पूरा आपको समझ आ गया, थ्योरेटिकली समझ आ गया, ग्राफिकली समझ आ गया। हम चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप इस बेसिक्स को क्लियर करिए और जो क्वेश्चंस मैंने बोले हैं वो बिल्कुल भी मत भूलिएगा कमेंट्स में आंसर करने के लिए। बाकी आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। Till then, subscribe to my YouTube channel. Also, don't forget to press the bell icon so that you can get notified. मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय। पढ़ते रहिए।